तो ये हमारा असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट 2 है, जिसमें कि हमें यहाँ से स्टार्ट हमने छोड़ा था सेक्शन 139B के अंदर, स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू द टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। कहता कि अगर आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर से अगर कोई रिटर्न फाइल कराते तो उसकी क्या स्कीम है। तो ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि हमें एनेबल करता है, द पर्पस ऑफ एनेबलिंग एनी स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू प्रिपेयर फर्निश इनकम, सीबीडीटी में नोटिफाई द स्कीम टू प्रोवाइड दैट सच पर्सन may furnish the return of income through the tax return preparer authorized to act as an scheme। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सीबीडीटी जो है वो नोटिफाई करता है एक स्कीम नोटिफाई करता है जिसके तहत आपको एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो है, टीआरपी जो है, वो जो है इनकम की रिटर्न आपके बिहाफ पे फिल कर सकता है, ऑथराइज्ड टू डू अंडर सच स्कीम। The tax return preparer shall assist the person furnishing the return in a manner that will be specified in the scheme, shall also affix his signature on the return। तो सिग्नेचर की बात कर रहा है, ठीक है जी, तो सिग्नेचर भी करेगा जी। उसके बाद अगर बात करें तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कैन बी एन इंडिविजुअल अदर देन एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक विद विच एसएससी मेंटेन। कहता टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन हो सकता है, कहता कि शेड्यूल्ड बैंक का कोई भी ऑफिसर जो कि with which the assessee maintain the current account। तो करंट अकाउंट जिससे मेंटेन करता है उस शेड्यूल्ड बैंक का ऑफिसर, ठीक है जी। उसके बाद अ लीगल प्रैक्टिशनर, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जो कि प्रैक्टिस करता है सिविल कोर्ट में इंडिया में, या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लिए एक और जो काम तैयार है वो क्या है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर भी बन सकता है। एन एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लासेस और क्लासेस ऑफ पर्सन। तो स्पेसिफाइड क्लासेस और क्लासेस ऑफ पर्सन में क्या चीज आती है जी, तो स्पेसिफाइड क्लासेस और क्लासेस ऑफ पर्सन में ये चीज आती है कि पर्सन जो है कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन जिसके अकाउंट जो है ऑडिट होने चाहिए अंडर सेक्शन 44 AB के द्वारा और अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर दिस ईयर इनकम टैक्स एक्ट 1961। द स्कीम नोटिफाइड दैट द सेड section may provide the following: the manner in which the period for which the tax preparer shall be authorized। कहता जो स्कीम है वो ये सब चीजें प्रोवाइड करेगी। कहता मैनर, क्या मैनर है, किस तरह से उसने रिटर्न फाइल करनी है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ने। द एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करेगा कि क्या क्वालिफिकेशन पोजेस होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी पर्सन जो कि मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कंडक्ट करेगा, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, उसके लिए एक रूल्स बना दिए जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। उसकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या है, ठीक है जी, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑथराइजेशन जो है वो विड्रॉ की जा सकती है। तो विड्रॉन ऑफ ऑथराइजेशन किन किन केसेस में ये है जो है ये जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की जो अथॉरिटी है वो वापस ली जा सकती है। एनी अदर रेलेवेंट मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम, कोई भी रेलेवेंट मैटर जो स्कीम में स्पेसिफाइड है, स्कीम स्पेसिफाइड मैटर, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली सीबीडीटी ने एक्सरसाइज करी है पावर्स कन्फर्म्ड बाय द फ्रेम्ड द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम 2016। तो ये 1 दिसंबर 2006 में आया था। तो इसका एमसीक्यू वैसे बन भी सकता नहीं भी बन सकता। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम एलिजिबल पर्सन के लिए है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, ठीक है जी। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन होना चाहिए, कोई भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का सर्टिफिकेट होल्ड करता हुआ और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके पास हो बाय द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द कैरिंग ऑफ प्रोफेशन प्रिपेयरिंग रिटर्न ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द स्कीम के अकॉर्डिंग रिटर्न प्रिपेयर करता हो। कहता कौन नहीं हो सकते, कौन बंदे नहीं हो सकते, कोई भी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक विद एसएससी मेंटेन करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट जिसके पास ऑफिसर जिसके पास एसएससी का करंट अकाउंट है मेंटेन्ड है वो क्या कर सकता है, वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता। एनी लीगल प्रैक्टिशनर, वो सिविल कोर्ट में अगर है तो कोई भी अकाउंटेंट जो है वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, एक बैचलर की डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद इंटरमीडिएट अगर लेवल मतलब इंटरमीडिएट लेवल आईपीसीसी भी अगर क्लियर करी हो आईसीए ने, सेक्रेटरी आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट भी एलिजिबल है। प्रिपरेशन ऑफ एंड फर्निशिंग द
रिटर्न बाय द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। कहता कि कोई भी एलिजिबल पर्सन जो है वो सेक्शन 139 के अंडर असेसमेंट जो है वो कर सकता है टू द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है जी। हाउएवर द एलिजिबल पर्सन एन इंडिविजुअल एचयूएफ कैन नॉट फर्निश अ रिटर्न थ्रू द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हु इज कैरिंग आउट द बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग देयर अकाउंट्स जो है वो उसको ऑडिट कराने की जरूरी है। हु इज नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो नॉन रेजिडेंट और एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कोई ऐसा बिजनेस एंड प्रोफेशन चला रहा है जिसको ऑडिट कराने की जरूरत है, तो ये दो बंदे हैं जिनसे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो एक्ट नहीं कर सकते, जो इनकम रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद पावर्स ऑफ सीबीडीटी। पावर्स ऑफ सीबीडीटी टू डिस्पेंस विद द फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रिटर्न एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो 139C एंड डी जो है वो ई फॉर्म में आपको रिटर्न फाइल करने के लिए जो डिस्पेंस कर रही है कुछ डॉक्यूमेंट्स है। Section 139C provides that the CBDT may make rule for providing class or classes of person who may not be required to furnish the documents, statements, receipts, certificates of audit and other documents which are otherwise required to be furnished along the return or any other provision of this act। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता 139C क्या कहता है, CBDT रूल्स बना सकता है उन क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए जिनको डॉक्यूमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट जो है या अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है रिटर्न के साथ। हाउएवर ऑन डिमांड वो क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड ये सब चीज़ें मांग सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी रिसीट्स, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी रिपोर्ट ऑफ ऑडिट या एनी अदर डॉक्यूमेंट हैव टू बी प्रेजेंटिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर के आगे रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 139D क्या करता है, सीबीडीटी को एम्पावर करता है टू मेक द रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सन्स हु शैल रिक्वायर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन ई फॉर्म। ठीक है जी। तो इसमें क्लासेस ऑफ द पर्सन के लिए क्या करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद द फॉर्म और द मैनर इन विच रिटर्न इन ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन द फॉर्म एंड द मैनर व्हेन द रिटर्न ऑफ इनकम इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज फर्निश्ड। डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, रिसीट, सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट विच may not have been furnished along the return of income but have to be produced before the assessing officer on demand। कहता है ये डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है बट assessing officer जब डिमांड करे तो उसको देना जरूरी है। कंप्यूटर रिसोर्सेज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू विच द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कहता है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहा है, कहता कि आपको ये डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है बट जब असेसिंग ऑफिसर डिमांड करे तो आपको रिप्रेजेंट करने की आपको दिखाने ही पड़ेंगे। तो सेक्शन 140 क्या कहता है, अभी तक 139 सेक्शन कंप्लीट हो गया। 140 क्या कहता है, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई, वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो है, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न जो है वो कौन करेगा, पर्सन, कौन सा पर्सन करेगा जो वेरीफाई करेगा रिटर्न। तो कहता कि जो आपने रिटर्न 139 में करी है अगर इंडिविजुअल है वो खुद वेरीफाई करेगा इन द सिचुएशन नॉट कवर्ड अंडर 1, 2, 3, मतलब नीचे जहां पे वो इंडिया में एब्सेंट नहीं था, इंडिविजुअल खुद करेगा या कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन द बेसिस हैविंग वैलिड पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी होनी जरूरी है तभी वो इंडिविजुअल जो है रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई करना कि मतलब डिक्लेयर करना कि मैंने ये जो रिटर्न फाइल करी है एज पर माई रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर है। व्हेन ही इज मेंटली इनकैपेबल, तो उसका कोई भी गार्डियन या कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है जी। वेयर एनी अदर रीजन इट इज नॉट पॉसिबल इंडिविजुअल, कोई और रीजन जो है जो इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉम द इंडिविजुअल सच ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी शुड अटैच टू द रिटर्न ऑफ इनकम। तो क्या कहना चाह रहा है, कहता कि जहां पे कोई और रीजन है, जहां पे पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल का वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई ऑफ द रिटर्न करने के लिए, तो पर्सन जो है ऑथराइज्ड बाय हिम, ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो कर सकता है। उसके पास पावर ऑफ अटर्नी होनी ही चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी शुड बी अटैच्ड विद द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं जी एचयूएफ की बात करते हैं। एचयूएफ में कर्ता करेगा वैसे तो, बट अगर कर्ता एब्सेंट हुआ तो कोई भी अदर एडल्ट मेंबर कर सकता है। कर्ता मेंटली इनकैपेबल हो गया तो कोई भी एडल्ट अदर मेंबर कर सकता है। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में सबसे पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, या अगर कोई भी रीजन की वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर करेगा। अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तब भी डायरेक्टर करेगा। विद द कंपनी इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर रेजिडेंट नहीं है द पर्सन होल्ड वैलिड पावर ऑफ अटर्नी। अगर कंपनी बाहर कहीं है तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो होनी चाहिए। विद द कंपनी अगर वाउंड अप हो रही है तो उसके लिक्विडेटर जो है वो वेरीफाई करेंगे। अगर पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिसीवर ऑफ द कंपनी तब भी लिक्विडेटर जो है उसको वेरीफाई करेगा।
वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता जो मैनेजमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर टेक ओवर करिए, तो जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो करेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में अगर चल रही है आईबीसी कोड के अंडर, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल अपॉइंट जो करा हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो वो जो है वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद फर्म की बात करते हैं। फर्म तो मैनेजिंग पार्टनर करेंगे। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से मैनेजिंग पार्टनर जो है नहीं है, तो कोई भी पार्टनर जो है वो चाहे बस वो माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर अगर होगा तो वो वेरीफाई नहीं कर सकता। अगर कोई भी मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर ऑफ द फर्म बस वो माइनर नहीं होना चाहिए। तो एलएलपी की बात करते हैं। एलएलपी के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फिर अगर कोई भी अनअवॉइडेबल रीजन के लिए के कारण डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर जो है एलएलपी का, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है अलग बात है, और है ही नहीं, तो उसमें कोई भी पार्टनर जो है एलएलपी के अंडर कर सकता है। लोकल अथॉरिटी है तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो करेगा, जिसको सेक्रेटरी भी कहते हैं। एनी अदर एसोसिएशन, अगर कोई और एसोसिएशन है तो मेंबर ऑफ एसोसिएशन और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ सच एसोसिएशन, अदर पर्सन, दैट पर्सन और सम अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट हिमसेल्फ। ठीक है जी। कोई और पर्सन है तो वो वाला पर्सन जो कॉम्पिटेंट है उसको एक्ट करने के लिए। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जो है 140A। अब वो कहता कि हमने जो रिटर्न फाइल करनी है वो खुद ही असेस कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस बिफोर रिटर्न, बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो हम क्या क्या पहले ही रिटर्न करने से पहले कर सकते हैं। कहता कोई भी टैक्स जो है वो पे करना है ऑन एनी रिटर्न, where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139, after taking into account the amount of tax already paid, मतलब जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, टीडीएस कट चुका है, रिलीफ मिल चुका है, रिलीफ 80-90 ये ऊपर भी कर चुके थे हम पिछले लेक्चर में, डिडक्शन जो है वो मिल चुकी है, कोई भी टैक्स क्रेडिट जो हमने क्लेम करा टू सेट ऑफ, तो ये सब चीजें, द असेसी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद द इंटरेस्ट फी अंडर दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड डिले इन द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डिफॉल्ट जो है उसके लिए उसको इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी चाहिए। द रिटर्न शैल बी कंप्लीट विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट भी जो है रिटर्न के साथ जाना चाहिए। तो ये कोई भी अगर कोई क्लाइंट भी है तो उसको भी ये होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द सेसी। कहता कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो उसका ऑर्डर कैसे देगा। एनी अमाउंट पेड बाय द सेसी फॉल शॉर्ट, मतलब अगर किसी भी सेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो जो आपने टैक्स पे करा है वो अगर शॉर्ट होता है, या एग्रीगेट ऑफ टैक्स अफोर्सेड द अमाउंट शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड द फीस पेबल, देयर आफ्टर टुवर्ड द इंटरेस्ट एंड बैलेंस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड द टैक्स पेबल, यानी कि वो टैक्स पेबल के थ्रू के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए सिंगल ए। तो फॉर द पर्पज ऑफ फॉर दिस पर्पज interest payable under 234A shall be computed on the amount of tax or total income as declared in the reduced by the amount। कहता जो इंटरेस्ट पे करना है वो कैसे कंप्यूट होगा। कहता जितना भी टैक्स है, टैक्स में से माइनस करेंगे ये सारी चीजें, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है जी। इंटरेस्ट कितना था 1%, कल हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट जो है 234B की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 230 शैल बी कंप्यूटेड ऑन द असेस टैक्स ऑन द अमाउंट बाय विच द एडवांस टैक्स पेज फॉल शॉर्ट, यानी कि अगर कोई भी एडवांस टैक्स जो है वो कम पड़ रहा है। ये क्या है, कंप्यूटेड ऑन द टैक्स, ये टोटल टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट है, और ये एडवांस टैक्स अगर कोई शॉर्टफॉल है तो उसके ऊपर जो टैक्स है तो ये उसकी बात करेगा। फॉर दिस पर्पज असेस्ड टैक्स means the tax on total income declared as return, the amount of tax deducted or collected at source, relief जो 89 के अंदर है, 90 के अंदर है, deduction claimed under 91 है, कोई भी tax credit जो है 115A JAA and JD के अंदर जो भी है। ठीक है जी। उसके बाद self assessment tax have deemed to be paid towards the regular assessment of the tax। after the regular assessment जो 143 और 144 के अंदर अगर करता है तो assessment under 153A जो है वो करी जाती है। कोई भी अमाउंट जो पे करिए 140A में तो वो मानी जाएगी कि वो रेगुलर असेसमेंट में ही पे करा है उसने। एज्यूम करेंगे टू बी पेड इन या पेड फॉर रेगुलर असेसमेंट।
कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट और फीस। अगर कहते तो हमारा ये पार्ट था कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू पे टैक्स इंटरेस्ट फीस। कोई भी एसएससी अगर फेल होता है टू पे होल और पार्ट, मतलब चाहे सारा ही चाहे थोड़ा सा, कोई भी टैक्स इंटरेस्ट और फीस, he shall be deemed to be the assessee in default in respect of tax, interest and remaining unpaid. All the provisions shall be apply accordingly. तो वो डिफॉल्टर माना जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन 142 क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि असेसमेंट करने के लिए कोई भी असेसिंग ऑफिसर सर्व कर सकता है किसी की पर्सन के ऊपर, जो भी उसने रिटर्न पास करी है उसके ऊपर कोई भी नोटिस सर्व कर सकता है, जो कि 142 के अंडर आएगा। किस पर्पस के लिए? फॉर द नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन दिस डायग्राम। कहता कि आप फर्निश करें अपनी इनकम रिटर्न। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, रिटर्न नॉट फाइल्ड, तो ये उस केस में नोटिस 142 के अंडर आएगा। टू प्रोड्यूस और कॉस्ट टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज असेसिंग ऑफिसर। जो असेसिंग ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद टू फर्निश इन राइटिंग इंफॉर्मेशन, और जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन वो देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन सच पॉइंट और मैटर, वो असेसिंग ऑफिसर इन राइटिंग में लेगा। ठीक है जी। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हवा में नहीं लेगा, इन राइटिंग में लेगा। असेसिंग ऑफिसर जो बुक्स हैं वो असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट्स रिलेटेड टू द पीरियड मोर देन 3 years प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। वो कहता है कि 3 साल से पुरानी ज्यादा बुक्स उसको चाहिए नहीं होगी, उसको नहीं दोबारा से मंगवानी चाहिए। कहता जॉइंट कमिश्नर जेसी है, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर जो है वो चाहिए। किस लिए? फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ असेसी टू फर्निश ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स। कहता कि जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए फॉर अप्रूविंग। कहता कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी अपेयर नहीं थी उसको अपेयर कराने के लिए। ये नोट करने वाली बात है कि जो कंप्लीशन करनी है आपने असेसमेंट की, जो 153 के अंडर इज 21 months, 18 days और 12 months as the case may be from the end of the assessment year in which the income was first assessable. Therefore, since assessment has to be completed within the said period, if appears that notice under section 142 should also be issued within that period, तो नोटिस जो है उसी पीरियड के अंदर अंदर कहता देना चाहिए 142(1) का, जिस पीरियड में असेसमेंट करनी है। ठीक है जी। 142 की बात समझ में आती है। तो कहता 142 के अंडर ऑडिट जो है उसके सब सेक्शन जो है 2A, 2B, 2C, 2D ऑफ 142 क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताती है कि आप उसका ऑडिट कर सकते हैं। कहता है ये कंपलसरी ऑडिट के जो है, जो कंपलसरी ऑडिट कराना है उसी के रिलेटेड है। नोट दैट द ऑडिट इन्वेस्टिगेटेड इनवाइज्ड अंडर दिस प्रोविजन इज डिफरेंट, यानी कि उसी तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो 44AB के अंदर जो टैक्स ऑडिट दिया। टैक्स ऑडिट की उसकी जो टर्नओवर की जो लिमिट है उससे अगर एक्सीड करता है तो बेसिस फॉर द डायरेक्शन टू गेट ऑडिटेड। कहता कि किसी भी स्टेज पे असेसिंग ऑफिसर को लगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की नेचर जो है या कॉम्प्लेक्सिटी है या वॉल्यूम जो है या डाउट्स इतने ज्यादा है करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स की या मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस है इन अकाउंट्स या स्पेशलाइज्ड नेचर के बिजनेस, तो जो इंटरेस्ट जो रेवेन्यू का इंटरेस्ट जो है अगर वो सेक्रीफाइस हो रहा है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल से असेसी को डायरेक्ट करेगा कि वो एक अकाउंटेंट हायर करे, और अकाउंटेंट जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है जी। वो ऑडिट करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द एक्सप्रेशन अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो किन किन रीजंस के कारण वो जो है आप ऑडिट कराने के लिए बोल सकता है 142 के सबसेक्शन 2 के अंडर। वो कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो, क्यों, किन कारणों की वजह से, कोई कम्प्लेक्सिटी है, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा थे, डाउट है करेक्टनेस के ऊपर, मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि बहुत बड़ी रिपीट करी हुई ट्रांजैक्शन या कोई स्पेशल नेचर की जो एक्टिविटी है। कहता है कोई स्पेशल ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है। कहता है यस, अगर कोई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या सिर्फ कमिश्नर जो है वो कंडक्ट करा सकता है। वो कब करा सकता है? The accountant by whom the audit shall be carried out would be nominated by the principal chief commissioner or the commissioner for the purpose of auditor is required to furnish the report in the prescribed form duly signed and verified by the him, setting forth the other particulars as may be prescribed, also given to such additional particulars assessing officer may require in individual case. The report of auditor shall be furnished in the form 6B 14A rule prescribed under rule 14A under the income tax rules 1962. The accountant apart for the carrying of the business shall be liable to carry out the requirement of the auditor directed by the AO assessing officer की जो requirement है उसके accordingly
वो क्या करेगा, वो सारे के सारे ऑडिट कंडक्ट करेगा, और जो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड नॉट एसएससी हु विल बी अपॉइंटेड बाय द क्लाइंट। तो कहता कि यहाँ पे जो ऑडिटर है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर। अनलाइकली जो टैक्स ऑडिट के अंदर हमारा क्लाइंट जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है, बट यहाँ पे ये वाले ऑफिसर्स करेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर द डायरेक्शंस फॉर द स्पेशल ऑडिट, कहता कि स्पेशल ऑडिट से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। नोबडी शैल बी कंडक्टेड अनहर्ड, नोबडी शैल बी जज ऑन हिज ओन कॉस्ट, खुद अपने रीजन की वजह से नहीं कर सकता, यानी कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसमें सिर्फ इतना ही क्रक्स है। स्पेशल ऑडिट में बी डायरेक्टेड इवन इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, कहता कि स्पेशल ऑडिट तब भी हो सकता है चाहे ऑडिट ऑलरेडी कंडक्टेड हो। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट जो है वो 180 डेज की जो है वो होती है टाइम लिमिट फॉर द ऑडिट। दिस टाइम of 180 days may be reckoned from the date of assessing officer direction to get the audit is received by the assessee। वो कहता है कि ये चेंज भी की जा सकती है, तो ये 180 डेज से ज़्यादा का टाइम लिमिट नहीं हो सकता, मैक्सिमम 180 डेज होनी चाहिए। ठीक है जी, तो टाइम दे भी सकता है शुरू मोटो, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अगर दी जाएगी तो उसको मिल भी सकता है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ स्पेशल ऑडिट, कहता है कि जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कराना है असेसिंग ऑफिसर की डायरेक्शंस के ऊपर, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन देगा, कहता है इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइन करेगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड द एक्सपेंसेस ऑफ डिटरमाइन शैल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो पे करेगी वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है जी, डिटरमाइन कौन करेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, और पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद असेसी टू बीइंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, द असेसी हैव गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कोई भी अगर कोई मटेरियल गैदर करा आपने, उसको इंक्वायरी जो करी है आपने 142 के अंदर, कोई भी ऑडिट कंडक्ट कर रहा है 142(2)(a) के अंदर, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू गेट स्पेशल ऑडिट डन, कहता है जहां पे असेसी को डायरेक्ट किया जाएगी कि ऑडिट करना और असेसी ऐसा नहीं कर पाता, तो असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। ठीक है जी, अंडर सेक्शन 144, तो 144 के अंडर इसका एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हम पढ़ेंगे। इन एडिशन टू द इम्पोजिंग पेनल्टी, प्लस पेनल्टी भी तो लगेगी, पेनल्टी भी इम्पोज हो जाएगी। उसके बाद इन केस द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर इश्यूड इंस्ट्रक्शन अंडर 142 नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द ऑडिटिंग ऑफ द एसएससीज अकाउंट्स, दो द कंसर्न एसएससी वाज विलिंग टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड, कंसर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट रिफ्यूज टू ऑडिट, तो ये जो भी कंसर्न अगर उसने रिफ्यूज कर दिया, कहता जहां पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर ने इंस्ट्रक्शन दी और नॉमिनेट करा चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि आप कंडक्ट करेंगे ऑडिट, चाहे वो दो द कंसर्न ऑडिटर वाज विलिंग टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स, द कंसर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट रिफ्यूज द ऑडिट द अकाउंट्स, अ क्वेश्चन अरोज दैट whether there was a failure on the assessee's part to comply with the directions and the consequences bad judgment assessment could be made। कहता जहां पे सीए ने रिफ्यूज कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिफ्यूज कर दिया, कहता मैं नहीं ऑडिट करूंगा, तो वहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या उसने डॉक्यूमेंट सही से दिए से थे कि नहीं दिए थे, तो कंसिक्वेंटली इसमें भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। ठीक है जी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द frivolous reason chartered accountant declined to undertake the audit, the assessee could not be held responsible। कहता कि जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिफ्यूज किया तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि असेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इन सच केस देयर वाज नो डिफॉल्ट ऑफ द फेलियर टू कंप्लाई द डायरेक्शन इशूड अंडर 142, द असेसीज पार्ट सो ट्रैक्टेड द प्रोविजन 144, द बेस्ट जजमेंट मेकिंग वाज सेट असाइड, तो यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो थी वो हटा दी गई थी, यानी कि अगर जो सीए है वो मना करता है उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हटा दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन आता है पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देगा 142(a) के अंदर। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू करता है। ठीक है जी, उसके बाद अंडर द अर्स्टवाइल सेक्शन 142 prior to the 1st October 2014 assessing officer was empowered to make reference to the valuation officer, तो valuation officer को reference देगा। the value of any investment referred to 69(b), the bullion jewelry or the valuable article referred to the 69(b), the fair market value of the property referred to the section 56(2), the purpose of making assessment or reassessment, the assessing officer may on receipt of the valuation officer take into account such report
for the purpose of assessment, reassessment after giving the assessees opportunity of being heard. तो reasonable opportunity of being heard दिया जाएगा, ठीक है जी. assessing officer जो है वो valuation officer के अकाउंट को जब लेगा तो assessee को reasonable opportunity of being heard दिया जाएगा. The scope of 142A prior to the was thus restricted in the sense that assessing officer could make the reference to the valuation officer to estimate the value of investment article. तो ये valuation officer को दिया जाएगा. फर्दर 142 डिड नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट फॉर द टाइम लिमिट भी नहीं देता. तो स्कोप जो था 1 अक्टूबर के बाद, इसका मतलब उसके डीमेरिट क्या थे, एक तो टाइम लिमिट डीमेरिट थी और उसको क्या रेफरेंस देना पड़ता था, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देना पड़ता था. अब उसका स्कोप ब्रॉडन कर दिया 1 अक्टूबर के बाद. रेफरेंस टू द वैल्यूएशन एंड टू प्रोवाइड द टाइम लिमिट फॉर द फर्निशिंग ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद द 1 अक्टूबर. उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और उसमें कोई भी प्री कंडीशन नहीं थी. तो बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन रिजेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन रेफरेंस टू द एस्टिमेट ऑफ द कंपनी. एज पर सेक्शन 142A द असेसिंग ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट make a reference to the valuation officer to estimate the value including fair market value any asset property investment submitted to the report to him. Thus the scope of 142A has been widened by removing references to the special section for the reference can be made by the assessing officer or the valuation officer. 142 further clarifies that the assessing officer may make reference to the valuation officer whether or he is not satisfied with the correctness and the completeness. तो कहता कि अगर वो satisfied नहीं है तो assessing officer valuation officer को reference तब देगा जब वो satisfied नहीं है. तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो पावर्स, उसकी क्या पावर्स हैं, कहता कि वो एसेट्स प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कर सकता है 38A ऑफ वेल्थ एक्ट के अंडर. एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट. द वैल्यूएशन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एसेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द असेसी. तो यानी कि एविडेंस लेने के बाद वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है जी. The assessee does not, if the assessee does not cooperate or comply with the direction of the valuation, he may estimate the value of asset property to the best of his judgment. तो बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर वो उसका कॉपरेट नहीं करता वैल्यूएशन ऑफिसर को तो वो बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकता है. टाइम लिमिट फॉर द सबमिशन ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट. द वैल्यूएशन ऑफिसर शैल सेंड अ कॉपी द एस्टिमेट टू द विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो 6 मंथ के अंदर वैल्यूएशन की कॉपी भेज देनी चाहिए. तो 10 स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी आ गया, ठीक है जी. असेसिंग ऑफिसर का कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन रिपोर्ट. ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर में आफ्टर गिविंग असेसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो सारी चीज़ें असेसमेंट के लिए ले सकता है, ठीक है जी. उसको मानेगा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट होगी. तो असेसमेंट 143 के अंडर वो करते हैं स्टार्ट. कहता कोई भी रिटर्न जो 139 के अंडर बनाई है या उसने नोटिस जो है 142(1) का रिस्पॉन्ड दिया, कोई भी टैक्स इंटरेस्ट और कोई भी चीज़ ऐसी पे करती थी, तो उसकी असेसमेंट जो समरी असेसमेंट है 143 के अंडर प्रोवाइड दैट द कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द सेसी आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. तो ये वाली एडजस्टमेंट्स करनी है असेसमेंट के अंडर. कोई भी अरिथमेटिकल एरर थी, कोई भी इनकरेक्ट क्लेम करा था और इनकरेक्ट क्लेम जो है सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, ठीक है, वो अपरेंट था. डिसअलाउड ऑफ द लॉस क्लेम, मतलब लॉस जो क्लेम करे वो उसको डिसअलाउ कर देना. डिसअलाउ ऑफ द एक्सपेंसेस इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी. डिसअलाउंस ऑफ द डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन जो ली है उसकी डिसअलाउंस कर देना 139(1) के अंडर. हाउएवर बिफोर मेकिंग सच एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करने के बाद in the interest of the nature of justice, intimation has been given to the assessee requiring to him to respond to the such adjustment. तो assessee को respond करना होगा to these adjustment, ठीक है जी. Such intimation may be in writing through the electronic mode. The response received, if any, has to be duly considered before effecting the adjustment. However, if no response is received within 30 days, अगर 30 डेज में रिस्पॉन्स नहीं आता तो माना जाएगा कि प्रोसीजर शैल बी कैरिड आउट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट. शैल बी कैरिड आउट इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट में ले आएंगे. उसके बाद द टर्म इनकरेक्ट क्लेम जो है वो शैल मीन ऑन द आइटम जहां पे कंसिस्टेंट एंट्री देखी गई, इनकंसिस्टेंट एंट्री देखी गई, जहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की गई थी वो सही नहीं थी. उसके बाद कोई भी डिडक्शन थी, डिडक्शन जो स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट से ज़्यादा या कोई भी मॉनेटरी अमाउंट या परसेंटेज लिमिट से ज़्यादा करी हुई है.
टैक्स इंटरेस्ट फीस शुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम जो पार्ट 1 में आई है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करी जाएगी। जो भी सम पे करना है, अमाउंट ऑफ रिलीफ रिफंड ड्यू टू हिम शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर द एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही रिफंड इशू हो जाएगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द अबव एडजस्टमेंट इंटीमेशन दे दी जाएगी। इंटीमेशन जो है वो, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, असेसमेंट करी थी 143 के अंडर, ये नेक्स्ट पार्टी है उसका। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे असेसमेंट के जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, यहाँ पे पेज नंबर 17.35, ये आपका मॉड्यूल है सीए फाइनल्स का। इफ एनी अमाउंट ऑफ रिफंड, हम अभी बनाएंगे यहाँ पे, इफ एनी अमाउंट ऑफ रिफंड इज ड्यू टू द असेसी, असेसी को ड्यू है, दैट शैल बी ग्रांटेड टू द असेसी। मतलब अगर असेसी को रिफंड की बात कर रहे हो, अगर कोई रिफंड मिलने वाला तो उसको रिफंड मिलेगा। An intimation shall also be sent to the assessee in case where the loss declared in the return by the assessee is adjusted, but no tax, interest or fees is payable or no refund is due to him. कहता है एक इंटीमेशन, अगर उस assessee ने लॉस डिक्लेयर करा तो उसको इंटीमेशन दे दी जाएगी, एक इंटीमेशन भी सेंड करी जाएगी assessee को लॉस जो उसने रिटर्न में डिक्लेयर करा है, जहां पे उसका कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट और फीस जो है वहां पे और कोई भी रिफंड ड्यू नहीं है, यानी कि कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी और रिफंड ड्यू नहीं है। ऑन द अदर हैंड, वेयर देयर इज नीदर एनी एडजस्टमेंट नॉर एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम द रिफंड पेबल टू द असेसी, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी द इंटीमेशन अंडर 143। तो कहता है जहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होनी, या फिर कोई भी जो रिफंड पेबल है ही नहीं असेसी को, तो जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न ही है वो ही इंटीमेशन है सेक्शन 143 के, तो उसको स्पेसिफिक इंटीमेशन नहीं मिलेगी। द स्कीम कंटेम्पलेट्स अवॉइडिंग ह्यूमन इंटरफेस, देयरफॉर प्रोवाइड्स फॉर द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, दैट इज द सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन्ड टू डिटेक्ट द अरिथमेटिक इनएक्यूरेसीज एंड इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज एंड मेक इनअप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इन्फ्रिंजमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है, कहता कोई भी ह्यूमन इंटरफेस को जो है स्कीम जो है अवॉइड करती है, इसीलिए हमें वो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स जो है वो अलाउ करती है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन करा गया कुछ इस तरह से ताकि वो अरिथमेटिक इनएक्यूरेसीज को पहचान सके, इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज को पहचान सके और एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर सके जो आपकी टोटल इनकम या फिर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट बेनिफिट्स आपको मिलने हैं। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग किसके लिए? आप अरिथमेटिक एक्यूरेसीज के लिए, इनएक्यूरेसीज के लिए आप उसको यूज उसका रिजल्ट आएगा मैंडेटरी। उसके बाद हम बात करते हैं मैंडेटरी प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर 143(1)(d). ठीक है जी, क्या प्रोसेसिंग करना, ये जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है, क्या प्रोसेसिंग करना मैंडेटरी है बिफोर इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो 143(1)(d) क्या कहता है? कहता है कि हर एक जो रिटर्न आपने फाइल करी है 139(1) के अंडर, उसको जो है 143(1) के अंडर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, या फिर अगर कोई भी आपको नोटिस का रिस्पॉन्ड भी करना, उसकी भी प्रोसेसिंग जो है वो मैंडेटरी है। An intimation has to be prepared or generated or sent to the assessee specifying the sum payable refund due to the assessee। कहता है एक इंटीमेशन जो है वो प्रिपेयर होगा, हैज टू बी प्रिपेयर्ड, और असेसी को पे कर दिया जाएगा ताकि उसको बता दिया जाए कि इतना हमें, तो तूने मेरे को हमें पे करना, या रिफंड जो है वो ड्यू होता है। नो इंटीमेशन कैन बी सेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड। दिस इज प्रोवाइडेड इन द सेकंड प्रोविजन ऑफ 143। तो प्रोविजो टू 143 में वो क्या कह रहा है? प्रोविजो टू 143(1) में वो क्या ये कहना चाह रहा है, कहता कि 1 साल के अगर अंदर आपको अगर कोई इंटीमेशन सेंड करना तो कर सकते हैं, उसके बाद कोई इंटीमेशन सेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर के 1 साल के एंड के बाद। उसके बाद 4th पॉइंट में देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फर्निश्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 और देयर आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर इज नेसेसरी इवन वेयर द नोटिस हैज बीन इश्यूड टू द असेसी। कहता कि असेसमेंट ईयर 17-18 के बाद मैंडेटरी आफ्टर असेसमेंट ईयर 17-18, तो यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस करना मैंडेटरी है। हाउएवर टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ रिकवरी ऑफ रेवेन्यू इन द डाउटफुल केस, सेक्शन 241 प्रोवाइड्स दैट return furnished under assessment year 17-18 or thereafter where any refund
of any amount become dues to the assessee under 143(1), the assessing officer is in opinion that grant of refund may adversely affect the recovery of revenue. He may, for any other reason, record in writing with the previous approval of प्रिंसिपल कमिश्नर withhold the refund up to the date the assessment is made. वो क्या कहना चाह रहा है कि जहां पे रेवेन्यू, जो सरकार का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए, रेवेन्यू के ऊपर डाउट आ जाए, तो उस केस में सेक्शन 241 क्या प्रोवाइड करता है? वो कहता है कि रिटर्न जो है अंडर 271(18) असेसमेंट ईयर की है, जहां पे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे 143 के अंडर अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है लेने वाली सरकार की फ्रॉम द असेसी, तो वो उसका रिफंड जो है वो रोक सकता है जब तक असेसमेंट हो नहीं जाती. उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर असेसमेंट और सिक्योरिटी असेसमेंट. तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं. रेगुलर असेसमेंट क्या चीज है? इफ द असेसिंग ऑफिसर और द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ ITO हैज बीन ऑथराइज्ड बाय CBDT considered it necessary or expedient to ensure that assessee has not understated his income or has not computed excess of losses and has, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, और हमने ऊपर पढ़ लिया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में ITO से बिलो नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो रैंक ऑफ ITO. तो वहां पे क्या होएगा? कहता है सेक्शन 143(2) को हम नेसेसरी माने, कंसिडरेट नेसेसरी, और इंश्योर करेगा कि असेसी हैज नॉट अंडरस्टेटेड हिज इनकम, और उसने कहीं इनकम अंडरस्टेट तो नहीं की और एक्सेस लॉस तो नहीं क्लेम करे और अपना टैक्स अंडर पे तो नहीं करा, किसी भी तरह से अंडर पे तो नहीं करा अपना टैक्स. वो क्या कर सकता है? वो नोटिस इशू कर सकता है फॉर मेकिंग असेसमेंट इन नॉर्मल मैनर एट द प्रेजेंट केस. ठीक है जी, नॉर्मल मैनर में उसको प्रेजेंट कर सकता है. दिस विल बी अ स्क्रूटनी असेसमेंट. इसको स्क्रूटनी असेसमेंट कहते हैं. वो स्क्रूटनी असेसमेंट कैसे होगी? असेसिंग ऑफिसर यानी कि ITO जो है वो क्या करेगा? एक नोटिस देगा फॉर असेसमेंट इन नॉर्मल मैनर एट प्रेजेंट, मतलब नॉर्मल तरीके से. इट मे बी नोटिस दैट द नोटिस for detailed scrutiny under 143 cannot be issued after the expiry of 6 months from the end of financial year in which return of income is maintained. तो कहता है 143(2) के अंदर जो नोटिस है वो आपको 6 months के एक्सपायर होने के बाद ही आपको इश्यू करना होता है. ये ठीक है जी बात. कहता ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस अंडर 143(2) और एज सून आफ्टरवर्ड एज द केस में बी, आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज द असेसी में प्रोड्यूस एंड सच अदर एविडेंसेस एज असेसिंग ऑफिसर और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी में रिक्वायर्ड ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स, आफ्टर द टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल whether he has gathered, the assessing officer shall by an order in writing make an assessment of total income or losses and determine the sum payable by him or refund to him or any amount due to him on the basis of such assessment. वो क्या करेगा? स्पेशल नोटिस, जो स्पेशल नोटिस है वो कौन से सेक्शन में है? 143(2) में है. ठीक है जी. जैसे ही 143 जिस दिन से ये स्पेशल नोटिस इश्यू होता है उस दिन के बाद जो असेसी है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा. असेसी असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा. ठीक है जी. उसके बाद जितने भी रेलेवेंट मटेरियल है वो गैदर करेगा. असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर देगा. असेसिंग ऑफिसर क्या देगा? फिर ऑर्डर देगा. या तो वो ऑर्डर होगा रिफंड का या फिर ऑर्डर होगा पेबल का. ठीक है जी, उस असेसमेंट के बेसिस पे. तो अब देख लो, वेयर असेसमेंट अंडर 143 और 144 इज मेड, तो या तो वो टैक्स और या इंटरेस्ट पे करना है. अगर कोई भी रिफंड नहीं है या अमाउंट रिफंड जो है वो मोर देन द रिफंडेबल और रेगुलर असेसमेंट के ज्यादा. मान लो आपने रेगुलर असेसमेंट में एक रिफंड की अमाउंट बताई बट रिफंड जो था वो कम था, तब टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा.
अगर डीम टू हैव बीन पेड टुवर्ड द रेगुलर असेसमेंट, होल और एक्सेस ऑफ द अमाउंट सो रिफंडेड शेल बी डीम टू बी द टैक्स पेबल बाय द असेसी। तो हम ये मानेंगे कि टैक्स पेबल है। अगर कोई भी रेगुलर असेसमेंट के टुवर्ड्स कोई अमाउंट पेबल आ जाती है तो जितनी भी आपको रिफंड करी जानी थी सो रिफंडेड शेल बी द डीम टू बी टैक्स, जितना भी आपने रिफंड आपको रिफंड मिल गया उसको टैक्स पेबल मानेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन के लिए ऑब्लिगेटरी है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एग्जम्प्ट है सेक्शन नंबर 10 के इन क्लॉजेस के अंडर, ठीक है जी, कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो ऑब्लिगेशन किस बात की है? ऑब्लिगेशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ऑब्लिगेशन है जो कि एग्जम्प्ट हैं अंडर सेक्शन 10 और उनके सब क्लॉजेस जो 21, 22B, 23A, 23B और उसके भी सब क्लॉजेस के अंडर क्लॉज 23C, ठीक है जी, वो रिटर्न उनका ऑब्लिगेटरी है टू फाइल रिटर्न। इनके लिए रिटर्न फाइल करना ऑब्लिगेटरी है, यानी कि करना ही करना पड़ेगा। इन दीज केसेस असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट मेक असेसमेंट denying exemption under section 10 without intimating the central government। तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए ये उनको एग्जम्प्ट नहीं कर सकता। और द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन और द रेलिवेंट सेक्शन टिल द डेट अप्रूवल इज ग्रांटेड टू दीज फंड्स ट्रस्ट, यानी कि अप्रूवल मिलने तक असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ही नहीं कर सकता। तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू असेसिंग ऑफिसर टू असेस किन किन इंस्टीट्यूशंस को, ये वाले फंड्स, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज बीन विड्रॉन और नोटिफाइड रिसाइन। तो इन इंस्टीट्यूशंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। द टाइम पीरियड फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन द केस विल बी एक्सक्लूड द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच असेसिंग ऑफिसर्स give the intimation to the default or the date of the copy of order withdrawing the approval is required by the assessing officer। वो कहता है टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन सच केस विल बी एक्सक्लूड, मतलब जो टाइम पीरियड है वो कौन सा एक्सक्लूड किया जाएगा, कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा जहां पे जिस डेट को बिटवीन द डेट ऑफ असेसिंग ऑफिसर गिवन इंटीमेशन ऑफ द डिफॉल्ट, मतलब अगर कोई डिफॉल्ट किया तो उस डेट का इंटीमेशन दिया जाएगा, एंड द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर विड्रॉइंग द अप्रूवल, मतलब अप्रूवल विड्रॉ। तो यहाँ पे यहाँ पे टाइम लिमिट्स हैं। कहता इंटीमेशन जो दिया, इंटीमेशन ऑफ डिफॉल्ट, ये कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर, ठीक है जी, टिल द डेट ऑन विच द कॉपी, जो कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ विड्रॉल जो अप्रूव हो जाएगा और वो असेसिंग ऑफिसर ले नहीं पाएगा, तो तब तक ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है जी, असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 215 क्या डिफाइन करता है? कहता है कि इन द केस ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, द पर्पस डू नॉट रिमेन चैरिटी इन द प्रीवियस ईयर इफ इट्स कमर्शियल रिसीट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीट। तो अगर कोई भी ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या वो यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनका 80% वो कहाँ पे होना चाहिए? 80% होना चाहिए चैरिटी के लिए। और अगर 20% ऑफ जितने भी टोटल रिसीट्स हैं वो क्या होनी चाहिए? कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही हैं तो ठीक है, बट अगर एक्सीड करती हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव हिल जाता है। हाउएवर दिस टेम्परेरी एक्सेस इन 1 year may not be treated as altering the very nature of the trust। तो ये अगर एक साल, बहुत सालों में से एक साल अगर ऐसा हो जाए तो हम ये मानेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन इनकी कैंसिल नहीं करेंगे, बट अगर ये बहुत सारे सालों में, यानी कि रेगुलर कंटिन्यूटी में अगर 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स अगर ये हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो रही है, तो इनसे इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर ली जाएगी, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन डज नॉट गेट टैक्स बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशन अंडर। तो जो 1023 के जो अंडर एग्जम्पशन थी वो भी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिलेशन ऑफ एग्जम्पशन, ठीक है जी, अगर ये प्रूव हो जाए कि ये अपनी एक्टिविटी जो है, रिलीजियस एक्टिविटी अब नहीं चला रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किस साल से वो
जो कैंसिल हो जाएगी या एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी। इन द ईयर इन विच द रिसीट फ्रॉम द कमर्शियल एक्टिविटी एक्सीड 20% ऑफ द रिसीट वेदर और नॉट द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ग्रांटेड नोटिफिकेशन इज कैंसिल्ड विड्रॉन और रिजाइंड इन सच रिस्पेक्ट ऑफ, चाहे कैंसिल हुई चाहे नहीं हो, हम ये मानेंगे कि उसका जो एग्जाम्पशन है, टैक्स एग्जाम्पशन जो है, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद कंसिक्वेंटली इन सच सर्कमस्टांसेस ही the effect shall be given by the assessing officer to the exemption provision under section 1023 while making assessment of the total income or the losses the trust or institution for the previous year under section 143। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, कहता कि चाहे हो चाहे ना हो, यानी कि किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंडर उसको टैक्स से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। असेसिंग ऑफिसर जो है एग्जम्पशन खत्म करेगा। उसके बाद assessing officer empowered to send the proposal to the central government recommending the withdrawal of the approval of the research association, universities, college or other institution under। तो assessing officer के पास क्या पावर है? assessing officer empowered to send, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजेगी, ये assessing officer के पास पावर है। रिकमेंडिंग विड्रॉल ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रपोजल, उस प्रपोजल में क्या होगा? विड्रॉल ऑफ अप्रूवल ऑफ रिसर्च। तो ये जो विड्रॉल ऑफ अप्रूवल ऑफ रिसर्च है वो फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अप्रूव अंडर 35(1), 35(2), 35(3) ये सब हो जाएगी। तो द गाइडलाइंस ऑफ द मैनर कंडीशन इन विच एप्लीकेशन मेड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल बी अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो मैनर्स हैं, वो सेक्शन 35 के अंडर जो हैं अप्रूव होती हैं। वो टैक्सेशन लॉ भी उसको प्रोवाइड करता है। अमेंडमेंट जो है एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड थी। तो जो अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट ऑफ वन टाइम अप्रूवल विच मीन्स अप्रूवल विल रिमेन इन फोर्स अनलेस इट इज विड्रॉन। तो जो अप्रूवल जो है वो इज रिमेन इन फोर्स टिल विड्रॉन, यानी कि उनको जो अप्रूवल मिलती है वो जब तक विड्रॉ नहीं करते तब तक वो फोर्स में रहती है। देयरफॉर असेसिंग ऑफिसर इज नाउ रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट एक्टिविटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशन रेफर टू क्लॉज 2 and 35(1), यानी कि उसको अपने असेसिंग ऑफिसर को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो एक्टिविटीज हैं क्या वो इन एक्चुअल में कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंडर ही हो रही हैं। इफ द एक्टिविटीज आर नॉट बीन कैरिड आउट विद अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस जो अबव सेक्शन की नहीं दी थी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, मतलब एक रिटर्न रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे देगा कि इसकी अप्रूवल विड्रॉल कर लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑर्डर देगी और अप्रूवल जो है विड्रॉ कर देगी। और जो कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है, कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो दोनों जगहों को जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन को भी चला जाएगा और किसी भी असेसिंग ऑफिसर को भी चला जाएगा ये नोटिस। ठीक है जी, मतलब दोनों को ही जाएगा कॉपी ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं स्कीम टू बी नोटिफाइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है कि वो नोटिफाई करे स्कीम, कोई भी ऐसी स्कीम जहां पे जो टोटल इनकम या टोटल लॉस को असेस कर सके। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन है और ई असेसमेंट भी हो सकती है, ई असेसमेंट स्कीम, जहां पे असेसमेंट होगी किसी भी टेरिटोरियल एरिया वाइज, किसी भी पर्सन वाइज या किसी भी क्लास वाइज, किसी भी इनकम वाइज, किसी भी क्लास ऑफ इनकम वाइज या किसी भी क्लासेस ऑफ केसेस के वाइज, जो भी सीबीडीटी में स्पेसिफाइड होगा। ठीक है जी। इसके लिए एनेक्सर दे रखा है इस चैप्टर के एंड पे ई असेसमेंट का। द स्कीम वुड इंश्योर, ये स्कीम से क्या होगा? ग्रेटर एफिशिएंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। किसके द्वारा, कैसे होगी? कहता एलिमिनेट करेगा इंटरफेस बिटवीन असेसिंग ऑफिसर एंड द असेसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंड टेक्नोलॉजी इज फीजिबल, यानी कि फेस टू फेस जो मीटिंग होगी अब वो क्या होगी? एलिमिनेट होगी। और हमें पता है सरकारी अगर कोई भी ऐसे हम मिलेंगे, अगर दो बंदे मिलते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस होगी, उसके काम में बाधा भी डाल सकता है जो जिसकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो जहां तक टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं वहां पे इनकी इंटरफेस जो है वो मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कैसे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो हम वो बंदे हायर करेंगे या बंदों को रिक्रूट करेंगे जहां पे काम एक तो बहुत सारा कर सके, एक जैसा काम कर सके, और किसी भी टेक्नीशियन बंदे को
टेक्निकल बंदे को साउंड टेक्निकल क्वालिटीज के साथ उसको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की जगह वहां पे रखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड असेसमेंट विद अ डायनामिक ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उसका जो ज्यूरिसडिक्शन यानी कि पावर्स हैं वो ज्यादा होनी चाहिए और टीम बनी चाहिए असेसमेंट के लिए। उसके बाद वो स्कीम जो भी होगी वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू इफेक्ट टू दिस स्कीम, इस स्कीम को इफेक्ट में लेके आने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी 31 ऑन और बिफोर 31 ऑफ मार्च बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन देगी that the other provision of this act relating to the assessment of total income or loss would not be applied and would applicable to the certain exceptions, modifications, adaptations specified in the notification। तो नोटिफिकेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देगी कि किन किन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, तो एप्लीकेबिलिटी की एक्सटेंट भी यहाँ पे डिटरमाइन होगी। उसके बाद बात करते हैं ये जो अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर दे रखी हैं फॉर द पर्पज ऑफ ई असेसमेंट इन सेक्शन के लिए, ये अप्लाई होंगी असेसमेंट इन अकॉर्डेंस टू द सेड स्कीम एंड सर्टेन एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशन और अडॉप्टेशन जो है इन नोटिफिकेशन में रहेंगी। उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है सेक्शन 144 के अंडर, ये क्या है, असेसिंग ऑफिसर जो है वो बेस्ट एडजस्टमेंट जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा सारे के सारे अकाउंट्स देखने के बाद, रेलेवेंट मटेरियल जो उसने गैदर किया है और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। अब अगर असेसिंग ऑफिसर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब करेगा, जहां पे कोई भी टर्म्स जो है नोटिस की 142 के अंडर या कोई भी डायरेक्शन इश्यू है उनको कंप्लाई नहीं करा, नॉट कंप्लाइड। ठीक है जी। रिटर्न 139(1) के अंडर रिटर्न नहीं फाइल करी, ठीक हो गया जी। उसके बाद हैविंग फाइल अ रिटर्न फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल नोटिस अंडर, यानी कि जो नोटिस थे 143(2) के अंडर उनको कंप्लाई नहीं करा, नॉट कंप्लाइड हो गया। तो उस केस में बेस्ट जजमेंट एंड असेसमेंट देगा जो भी रेलेवेंट मटेरियल उसने गैदर करा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके किसी भी सेसी को। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऊपर वाले 3 दिए हुए केसेस में मैंडेटरी बन जाता है, ताकि वो बेस्ट एडजस्टमेंट असेसमेंट करे। अपनी जो भी उसने डिसीजन लेनी है असेसमेंट करते हुए उसके बीच में कोई डिस्क्रिशन आए, तो ये जो 3 केसेस हैं ये ऑल्टरनेटिव 3 केसेस हैं, क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हमें मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी है कि किसी भी सेसी को अपने आप को प्रूव करने की देर आफ्टर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर सके टोटल इनकम और लॉसेस की अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इश्यू डायरेक्शन इन सर्टेन केसेस। तो जॉइंट कमिश्नर की क्या पावर्स हैं कि वो डायरेक्शन दे सकें। ठीक है जी। जॉइंट कमिश्नर अपने खुद के मोशन से और कोई भी रेफरेंस उसने जो असेसिंग ऑफिसर की रेफरेंस के ऊपर या एप्लीकेशन ऑफ एसएससी के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं जो कि असेसमेंट के लिए पेंडिंग थे, अगर उसको ऐसा लगे कि हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द केस, अमाउंट इन्वॉल्व, फॉर द रीजन इट इज नेसेसरी टू डू सो, ही मे इश्यू डायरेक्शंस, वो डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है, इश्यू डायरेक्शंस as he thinks fit for the guidance of assessing officer or to enable him for the completion of assessment. Such direction shall be binding on the assessing officer. तो वो जो डायरेक्शंस होगी जॉइंट कमिश्नर की डायरेक्शंस जो होंगी वो बाइंडिंग होगी असेसिंग ऑफिसर पर। ठीक है जी। उसके बाद नो डायरेक्शन आर प्री जुडिशियल टू द असेसी शैल बी इश्यूड बिफोर एन अपॉर्चुनिटी। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी जो है वो असेसमेंट करने वाले असेसी को दी जाएंगी। रेफरेंस टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इन सर्टेन केसेस। तो जो रेफरेंसेज है उसका क्या करना, तो जो डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे उसमें आपको हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि प्रोसीजर क्या है डिक्लेरेशन का, और अरेंजमेंट करेंगे जो अवॉइडेबल एग्रीमेंट है। ठीक है जी। उसकी इम्परमिसिबल, द शॉर्ट फॉर्म्स आर यूज्ड इन डायग्राम। तो पीसी माने प्रिंसिपल कमिश्नर, सी माने कमिश्नर, आईए मतलब इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो अलाउ नहीं होगा असेसिंग ऑफिसर की और अप्रूविंग पैनल की। तो ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं। चलिए हम टेबल में पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा जी टेबल। तो हमारा टेबल क्या कहता है, असेसिंग ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू द पीसी, यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस देगा इनको
किसी भी स्टेज ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट के लिए, रीअसेसमेंट प्रोसीजर के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एंड एविडेंस अवेलेबल टू डिक्लेयर दैट अरेंजमेंट एज IAA विद द डिटर्मिनेशन एज कंसिक्वेंसेस। तो IAA का मतलब क्या है? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो असेसिंग ऑफिसर को रेफरेंस के बेसिस पे प्रिंसिपल जो कमिश्नर है किसी भी स्टेज के असेसमेंट के ऊपर या रीअसेसमेंट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल रेलेवेंस डिक्लेयर कर सकता है एक अरेंजमेंट एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस, यानी कि ये एक अरेंजमेंट करेगा अग्रीमेंट का और उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन करेगा। तो जो प्रिंसिपल कमिश्नर जो है वो नोटिस इश्यू करेगा कि वो सबमिट करेगा फॉर सबमिटिंग द ऑब्जेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द पीरियड ऑफ 60 डेज जो है वो नोटिस इश्यू करेगा। अब इसके बाद अगर असेसी डू नॉट फर्निश द ऑब्जेक्शन टू द नोटिस, या तो असेसी जो है वो फर्निश ही नहीं करेगा ऑब्जेक्शन और असेसी जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर देगा, तो जो प्रिंसिपल कमिश्नर ने जो डायरेक्शन इश्यू करेंगी वो ही मानी जाएंगी डीम फिट फॉर द डिक्लेयरिंग अरेंजमेंट टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो यही मानी जाएगी। और अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उसके बावजूद फिर देखा जाएगा क्या प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर सेटिस्फाइड हुए। अगर तो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उसको नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसी, मतलब असेसी की एक्सप्लेनेशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं हुए तो प्रिंसिपल कमिश्नर जो है फिर से रेफरेंस देगा टू AP यानी कि असेसमेंट प्रोसीजर को फॉर डिक्लेयरिंग एन अरेंजमेंट, यानी कि एक और जो है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए अरेंजमेंट करेगा। तो उसको क्या देना पड़ेगा? जो AP है, AP माने अप्रूविंग पैनल जो है, सॉरी AP जो था अप्रूविंग पैनल जो है उसको टू गिव एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। तो या तो फर्दर इंक्वायरी की जा सकती है जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो है वो डायरेक्ट करेंगे सो दैट की इंक्वायरी कर सके और फर्निश कर सके रिपोर्ट, कॉल करेगा, एग्जामिन करेगा उनके रिकॉर्ड्स को टू द मैटर एज डीम फिट, तो उनके रिकॉर्ड्स को डिटरमाइन करेगा, रिक्वायर द असेसी टू फर्निश और सच डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस एज मे बी रिक्वायर। तो असेसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस फर्निश करने होंगे। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटी के बाद, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद दिया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर तो देखो अगर प्रिंसिपल कमिश्नर सेटिस्फाइड होता है एक्सप्लेनेशन के बाद तो प्रिंसिपल कमिश्नर क्या करेगा? जो सेम ऑर्डर है असेसिंग ऑफिसर का वो राइटिंग में जो दे देगा, असेसी को राइटिंग में दे देगा। और अगर असेसी फर्निश नहीं करता तो माना जाएगा जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट अरेंज करे। तो जो पैनल है, ठीक है जी, तो जो अपॉइंटिंग पैनल जो है वो डायरेक्शन इश्यू करेगा। किस लिए डायरेक्शन इश्यू करेगा? कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट को डिक्लेयर करेगा और उसमें प्रीवियस ईयर भी स्पेसिफाई करेगा जिसके लिए वो उसको डिक्लेयर करेगा। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा उसको। ठीक है जी, उसके बाद कोई भी अपील जो है, नो अपील शैल बी फाइल अगेंस्ट सच डायरेक्शन, कोई भी इनके डायरेक्शन के बाद कोई भी अपील फाइल नहीं हो सकती। डायरेक्शन जो है वो असेसी के ऊपर बाइंडिंग होगी और जो सबऑर्डिनेट IT अथॉरिटीज को के ऊपर भी बाइंडिंग होगी। ठीक है जी, मतलब सबके ऊपर, असेसी के ऊपर, प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर और सबऑर्डिनेट IT अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर भी होगा। तो जो असेसिंग ऑफिसर जो है वो कंप्लीट करेगा इनकी प्रोसीडिंग्स को, जो भी डायरेक्शन जो है, जो भी प्रोविजन है चैप्टर 10A के अंडर। प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर जो है वो रिक्वायर होगी ताकि वो असेसमेंट ऑर्डर को पास कर सके अगर कोई भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस है अगर उसने डिटरमाइन कर लिए इस प्रोविजन के अंडर। ठीक है जी, तो द फॉलोइंग पीरियड हैज टू बी एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटिंग सेड पीरियड। तो कौन सा पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? ये जो 6 महीने का पीरियड कैलकुलेट करते हुए इसके लिए स्टार मार्क करा हुआ है। कहता द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, डेट ऑफ डायरेक्शन से लेके जहां पे इश्यू करी गई, इज इश्यूड बाय द अप्रूविंग पैनल to the principal commissioner or the commissioner for getting inquiries conducted through the authorities under the agreement referred to the section 1990 and the ending with the date on which information so requested। कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट करी गई है
इज द लास्ट रिसीव्ड बाय द अप्रूविंग पैनल और 1 ईयर, ठीक है जी, विच एवर इज लेस, या फिर इसके अलावा 1 ईयर, जो दोनों में से विच एवर इज लेस होगा। कहता है ये जो पीरियड होगा, डेट ऑफ डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्टेड करी गई है, इंफॉर्मेशन सो रिक्वेस्टेड, या फिर 1 साल, विच एवर इज लेस, उस पीरियड को इग्नोर कर दिया जाएगा। द पीरियड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अप्रूविंग पैनल इज स्टेड बाय एन ऑर्डर और इंजंक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है जी। तो जो पीरियड है अप्रूविंग पैनल का, वो स्टे कर दिया जाएगा जो भी ऑर्डर इंजेक्ट करा या किसी कोर्ट ने दिया, ठीक है जी। इफ इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द अफोर्सेड टाइम पीरियड द पीरियड अवेलेबल टू अप्रूविंग पैनल for the issue of direction is less than 60 days, such remaining period shall be extended to the 60 days. Consequently, the aforesaid period of 6 months shall be deemed to have been extended accordingly. वो क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई भी एक्सक्लूजन के पीरियड के बाद कोई भी पीरियड अवेलेबल होता है अप्रूविंग पैनल के बाद कि जिसमें वो डायरेक्शन इश्यू करते हैं और वो 60 डेज के अंदर अंदर करते हैं, तो जो रिमेनिंग पीरियड है वो 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि मिनिमम जो पीरियड है डायरेक्शन देने का वो 60 डेज तो है ही है, ठीक है जी। तो 6 मंथ का जो पीरियड है उसे अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करा जाएगा। उसके बाद अप्रूविंग पैनल की बात करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन 1 और मोर अप्रूविंग पैनल्स एज में भी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। हम इसको अभी के लिए फिलहाल स्किप कर रहे हैं। ऑफिसर्स जो हैं, रूल जो हैं, अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कहता कि कोई ऐसा भी है प्रोविजन है जो जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हो। तो यस, 144C में है, एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विच विल एड स्पीडीली रेजोल्यूशन। ये किस लिए बनाया गया, ताकि स्पीडीली रेजोल्यूशन पास हो जाए। ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस, मतलब फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर हैज नाउ प्रोवाइडेड फॉर द अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी प्रोवाइड किया गया। द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर ब्रीफड अंडर। तो ये जो मैकेनिज्म है, सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो यहाँ पे अभी दिखाए गए हैं, ठीक है जी। तो असेसिंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल असेसी इफ ही प्रपोज टू मेक on or after 1st of October 2009 any variation or income or losses return which is prejudicial to the interest of such assessee। वो क्या करेगा, जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर कोई भी ड्राफ्ट ऑफ असेसमेंट जो है, जो कि एक एलिजिबल असेसी ने प्रपोज करा है 1 अक्टूबर 2009 या 9 के बाद, इस डेट के बाद कोई भी वेरिएशन है इनकम और लॉसेस की, तो जो कि असेसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो एलिजिबल असेसी का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन जिसके केस में वेरिएशन अराइज हो गई है और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑर्डर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास चला गया, या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी। तो ये 2 एलिजिबल असेसी हैं, ठीक है जी। जो एलिजिबल असेसी है शैल विद इन द 30 days ऑफ रिसीव्ड बाय हिम द ड्राफ्ट ऑर्डर फाइल हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशन। तो जो एलिजिबल असेसी है वो ड्राफ्ट ऑर्डर के 30 days ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब विद इन 30 days ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर, जिस दिन से ड्राफ्ट ऑर्डर मिला उसके 30 days के अंदर अंदर वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा जो भी वेरिएशंस है असेसिंग ऑफिसर को, और अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर देगा किसके ऊपर, रेजोल्यूशन पैनल या फिर असेसिंग ऑफिसर को। तो डीआरपी माने रेजोल्यूशन पैनल का मतलब कोई भी कॉलेजियम है जिसमें 3 कमिश्नर्स होते हैं ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज बाय द सीबीडीटी फॉर दिस पर्पज। तो इस पर्पज के लिए सीबीडीटी ने ये 3 ऑफिसर बिठाए होते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर हैज टू कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। तो ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है। अगर असेसी इंटीमेट करता है या एक्सेप्टेंस देता है, अपनी वेरिएशंस देता है असेसिंग ऑफिसर को, या नो ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड विद इन द पीरियड ऑफ 30 days, तो 30 days के विद इन अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आती जो ऊपर पॉइंट 2 में थी, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, शेल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन कंटेनमेंट सेक्शन 143 एंड 153B के अंडर कोई भी इसको इग्नोर करते हुए पास द असेसमेंट ऑर्डर विद इन द 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑब्जेक्शन एक्सपायर्स। तो या तो ऑब्जेक्शन को फाइल करने के लिए जो पीरियड था वो एक्सपायर हो गया है, या फिर उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो उसने रिसीव कर लिया। तो रेजोल्यूशन पैनल क्या करेगी, शेल वेयर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव करी है तो इश्यू डायरेक्शन, वो डायरेक्शन इश्यू करेगी
फॉर द गाइडेंस ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू एनेबलिंग हिम द असेसिंग ऑफिसर को गाइडलाइंस इशू करेगी फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ताकि असेसमेंट ऑफ जो असेसमेंट है उसकी कंप्लीशन हो सके। उसके बाद द डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन पैनल शेल इश्यू सच डायरेक्शन आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो डीआरपी जो है वो डायरेक्शन इश्यू करेगा ये सब कंसिडर करने के बाद। ड्राफ्ट ऑर्डर, ऑब्जेक्शंस फाइल बाय द असेसी, कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल करिए, एविडेंस जो प्रूव करे असेसी ने, कोई भी असेसिंग ऑफिसर या वैल्यूएशन ऑफिसर या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने या किसी और अथॉरिटी ने कोई रिपोर्ट दी है, रिकॉर्ड जो है ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट है, रिकॉर्ड जो है वो ड्राफ्ट ऑर्डर के लिए है। उसके बाद एविडेंस जो कलेक्ट करे हैं और जिसके कारण हमें कलेक्ट करने पड़े हैं, कोई भी रिजल्ट जो है इंक्वायरी का वो, और जिसके कारण हमें ये करना पड़ी है, इंक्वायरी करनी पड़ी है। तो डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन पैनल में भी इशू सच डायरेक्शन जो उसको ठीक लगे, जैसे कि उसको ठीक लगे उसमें बेस्ट फिट होना चाहिए। कोई भी फर्दर इंक्वायरी कर सकता है जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मांगी है, और रिपोर्ट करेगा रिजल्ट टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन पैनल क्या करेगा, कंफर्म करेगा, रिड्यूस करेगा, एनहांस करेगा वेरिएशन प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर। हाउएवर इट कैन नॉट सेट असाइड द प्रपोज्ड वेरिएशंस। तो प्रपोज्ड वेरिएशन को सेट असाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी। और इश्यू करेगा डायरेक्शन एज मे बी मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 5 फॉर द फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए। तो जो पावर्स हैं डीआरपी की टू एनहांस द वेरिएशंस एज मेंशन्ड इन शेल इंक्लूड एंड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन इंक्लूडेड इन द पावर टू कंसिडर द मैटर राइजिंग ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द ड्राफ्ट ऑर्डर, द पावर टू कंसिडर और इश्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और मैटर रेज्ड बाय द एलिजिबल असेसी और नॉट। तो जो पावर है डीआरपी की, द पावर ऑफ डीआरपी टू एनहांस मतलब वेरिएशंस को एनहांस करने के लिए उसमें क्या इंक्लूड कर देगा, शेल इंक्लूड एंड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलवेज इंक्लूड द पावर टू कंसिडर, मतलब पावर जो है असेसमेंट प्रोसीजर को करने के लिए, पावर टू कैरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करने के लिए जो पावर हैं, द पावर टू कंसिडर एनी इश्यू शेल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मैटर वाज रेज्ड बाय द एलिजिबल असेसी। तो जो पावर हैं वो कंसिडर करेंगे चाहे एलिजिबल असेसी ने मैटर रेज करा था चाहे नहीं करा था। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इसको अभी ना शॉर्ट फॉर्म में भी अभी रिवाइज करेंगे। ये जो भी हमारा डीआरपी को अपॉइंट करके ये जितना भी है द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टरनेट, इसको 2 मिनट लगा के दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ही रह गया, इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स रह गए। While exercising the aforesaid power for considering any matter arising of the assessment proceeding relating to the draft order, the DRP can only enhance the variations. The power of reducing the variation is not according to the। तो यहाँ पे वेरिएशंस को सिर्फ इंक्रीज करने की पावर है, मतलब अगर कोई वेरिएशन निकल आती है, वेरिएशन को सिर्फ और सिर्फ ओनली इंक्रीज की पावर है, डीआरपी के पास रिड्यूस करने की पावर नहीं है। नॉट फॉर रिड्यूस, या इसको कह सकते हैं नॉट फॉर रिड्यूसिंग पावर्स। ठीक है जी, आप वेरिएशंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, वेरिएशन को हमेशा इंक्रीज ही करना है। इफ द मेंबर ऑफ डीआरपी पैनल डिफर्स इन ओपिनियन और एनी पॉइंट, द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। तो मेजोरिटी जो है उनकी सुनी जाएगी, अगर मेंबर्स हैं तो मेजोरिटी जो भी कहेगी उसको कंसिडर किया जाएगा। एवरी डायरेक्शन इश्यूड बाय द डिसोल्यूशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। तो जो डायरेक्शंस होंगी डीआरपी की वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होगी। उसके बाद कोई भी डायरेक्शन, इफ एनी डायरेक्शन इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी और इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, अगर कोई भी डायरेक्शन जो है असेसी के रेवेन्यू या इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट है, ठीक है जी, तो सेम कैन बी इश्यूड ओनली आफ्टर, यानी कि असेसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 12, सच डायरेक्शन हैज बीन इश्यूड विद इन द 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द। तो ड्राफ्ट ऑर्डर के 9 months के बीच में के विद इन ये डायरेक्शन इश्यू करी जाएगी।
उसके बाद अपॉन द receipt of such direction, assessing officer has to complete the assessment in accordance with the same within 1 month from the end of the month in which direction is received. This is notwithstanding anything contained in 153, 153B. There is no requirement of providing any further regional opportunity of being heard. कोई भी further जो है requirement नहीं है reasonable opportunity of being heard की. ठीक है जी. तो जैसे ही डायरेक्शन रिसीव हो जाती है असेसिंग ऑफिसर की, उसको असेसमेंट कंप्लीट करनी है विद इन 1 month ऑफ द एंड ऑफ द मंथ इन विच डायरेक्शन रिसीव. तो डायरेक्शन के 1 month के विद इन असेसमेंट कंप्लीट करनी ही होगी, असेसमेंट टू बी कंप्लीटेड. तो ये बात का हमने ध्यान रखना है. ठीक है जी. उसके बाद सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन पैनल. तो सीबीडीटी के पास पावर है ताकि वो डीआरपी की जो वर्किंग है वो एफिशिएंट रहे और स्पीडी रेजोल्यूशन का जो ऑब्जेक्शन स्पीडी रेजोल्यूशन जो है ऑब्जेक्शंस की वो एलिजिबल फाइल कर सके. तो इसको 1 मिनट लगा के हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वो कहता है कि जो भी हमारी प्रोविजन थी ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए, ये बनाया क्यों जाता है पहले तो डीआरपी जो मैकेनिज्म है, डिसोल्यूशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ताकि किसी भी एसएससी के लिए स्पीडी रेजोल्यूशन पास कर सके. ठीक है जी. जो भी उसके पास कोई भी डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसके फीचर्स क्या क्या है. तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा ड्राफ्ट ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल एसएससी को प्रपोज करके 1 अक्टूबर 2009 को या उसके बाद कोई भी वेरिएशन अगर आती हैं तो इनकम या लॉसेस की. तो एलिजिबल एसएससी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी एसएससी, कोई भी पर्सन इन हुज केस कोई भी वेरिएशन अराइज हो रही है ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर. कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अगर कोई वेरिएशन देखी तो, या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी है. तो एलिजिबल एसएससी क्या करेगा, जो भी कोई भी ड्राफ्ट ऑर्डर अगर रिसीव हुआ है तो उसके 30 डेज के विद इन वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा या ऑब्जेक्शन लेके आएगा. रेजोल्यूशन जो पैनल है मीन्स अ कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ 3 कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि 3 कमिश्नर वहां पे होंगे डीआरपी में. तो असेसिंग ऑफिसर को कंप्लीट करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर. अगर असेसी कोई भी इंटीमेट करता है वेरिएशन या कोई भी ऑब्जेक्शन, उसको 30 डेज के विद इन नहीं होती. तो असेसिंग ऑफिसर को बेसिकली क्या करनी है, असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना बेसिकली. तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो 153 और 153B में कुछ भी लिखा हो उसके अलावा एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा और पीरियड या फिर जो पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस है वो अपनी एक्सेप्टेंस 1 महीने के विद इन कंप्लीट करेगा. ठीक है जी. जिस दिन से वो एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा या पीरियड ऑफ ऑब्जेक्शन एक्सपायर होता है उसके 1 महीने के विद इन अपनी असेसमेंट कंप्लीट करेगा. तो डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन पैनल जो है इस केस में जहां पे ऑब्जेक्शन रिसीव हुई है वो क्या करेगा, डायरेक्शंस इश्यू करेगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को, ताकि वो असेसमेंट कंप्लीट कर सके. डिसोल्यूशन रेजोल्यूशन पैनल जो है वो इश्यू करेगा डायरेक्शंस आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग: ड्राफ्ट ऑर्डर, ऑब्जेक्शंस जो भी रेज करी हैं, कोई भी एविडेंस जो एसएससी ने दिया है, रिपोर्ट जो भी असेसिंग ऑफिसर या वैल्यू ऑफिसर या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने दिया है, या कोई भी रिकॉर्ड जो है वो ड्राफ्ट ऑर्डर के लिए है, कोई भी एविडेंस कलेक्टेड बाय या फिर जो उसको कलेक्ट करने के लिए बोले गए थे, कोई भी उसका रिजल्ट होता है. तो ये सब चीजों को कंसिडर करने के बाद डायरेक्शंस देगा डीआरपी. तो डीआरपी डायरेक्शन इश्यू करने से पहले फर्दर इंक्वायरी करेगा और कोई भी फर्दर इंक्वायरी इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी कर सकता है और रिजल्ट जो लेके आई इनकम टैक्स अथॉरिटी उसके ऊपर भी फिर से इंक्वायरी कर सकता है. तो जो प्रपोज्ड डीआरपी क्या करेगा, कंफर्म करेगा या रिड्यूस करेगा या एनहांस करेगा कोई भी वेरिएशंस है ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट. हाउएवर इट कैनॉट सेट असाइड द प्रपोज्ड वेरिएशन, यानी कि प्रपोज्ड वेरिएशन को सेट असाइड नहीं कर सकता, जो कि ऊपर पॉइंट नंबर 5 में मेंशन थे. या फिर जो फर्दर इंक्वायरी जो है फॉर फर्दर इंक्वायरी या पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो यानी कि असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए इंक्वायरी के लिए ये सेट असाइड नहीं कर सकता पॉइंट 5 के जितने भी वेरिएशंस थे. उसके बाद पावर है उसके पास असेसमेंट प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए. ठीक है जी. ये सारी वेरिएशंस को एक्सरसाइज करते हुए वेरिएशंस को सिर्फ इंक्रीज कर सकता है और वेरिएशंस को रिड्यूस नहीं कर सकता. ये हमने पहले भी देखा था. कोई भी मेजोरिटी जो है मेंबर्स की, अगर वो किसी भी पॉइंट के लिए वो अपना ओपिनियन रखते हैं तो मेजोरिटी की बात सुनी जाएगी. उसके बाद कोई भी जो डायरेक्शंस इशू करी हैं, डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी जो होंगी वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होगी. और असेसी को जो है अगर उसका कोई भी इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन रेवेन्यू जो वो खराब होता है तो असेसिंग ऑफिसर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी.
तो जो डायरेक्शंस हैं वो 9 मंथ के विद इन इशू हो जानी चाहिए और एलिजिबल एसएससी को ड्राफ्ट ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड कर देना चाहिए, ठीक है जी। हैज टू बी इशूड फ्रॉम द मंथ ऑफ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर, यानी कि जिस मंथ से ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाएगा तो उससे 9 मंथ के विद इन जो है ये फॉरवर्ड कर देना चाहिए, डायरेक्शन इशू फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। उसके बाद ऑन द रिसीट ऑफ सच डायरेक्शन के बाद असेसिंग ऑफिसर को अपनी असेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी 1 महीने के विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ जिस दिन डायरेक्शन रिसीव हुई थी। उसके बाद सीबीडीटी के पास एम्पावरमेंट है फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ रेजोल्यूशन पैनल। उसके बाद इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा कितना चैप्टर पड़ा है, अब तो काफी थोड़ा सा रह गया होगा, आई थिंक सो। तो अभी तो काफी बड़ा 76 तक पेजेस हैं और हम अभी तक पहुंचे हैं तकरीबन 40 कुछ पेज पे पहुंचे हैं। तो अभी देख लेते हैं, हम भी पहुंचे 44 पे। तो हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फटाफट से पढ़ लेते हैं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या है? अगर कोई भी असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन है टू बिलीव दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप, मतलब जो किसी भी असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी रीजन है कि उसने जो असेसमेंट करी है इनकम टैक्स असेसमेंट की और असेसमेंट के लिए, तो वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 148 से लेकर 153 के अंदर असेस कर सकता है, रीअसेस कर सकता है उसकी इनकम और ऑल्सो अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स जहां पे उसने एस्केप करी थी, विच कम्स टू द नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब अगर प्रोसीडिंग्स के बीच में उसके बीच में आता है। तो रिकम्प्यूटिंग द लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस और अदर अलाउंस एज द केस में बी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट। तो ठीक है जी, तो वो क्या कहना चाह रहा है? असेसिंग ऑफिसर के पास अगर कोई रीजनेबल है कि किसी भी असेसी ने असेसमेंट करते करते कोई भी इनकम जो है वो एस्केप करी थी इनकम टैक्स को बचाने के लिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, यानी कि 148 से लेकर 153 के सेक्शंस की प्रोविजंस के बीच में, तो वो दोबारा से असेस कर सकता है, रीअसेस कर सकता है, या कोई भी इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स थी उसको उसके सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स ढूंढते उसके नोटिस में आई थी, तो वो रिकम्प्यूट कर सकता है लॉसेस को, डेप्रिसिएशन लॉसेस को एज द केस में भी। कई बार होता है कि वो हम ज्यादा लॉसेस जो है वो चार्ज कर लेते हैं या डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ कर देते हैं अलाउड से भी ज्यादा, तो असेसिंग ऑफिसर दोबारा से असेस करेगा, रीअसेस करेगा इन द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू which has come to his notice subsequently in the course of proceeding, even though the reason for do not form the part of the reason 148, यानी कि असेसिंग ऑफिसर चाहे 148(2) के अंदर उसका रीजन ना भी हो फिर से भी दोबारा से असेस रीअसेस कर सकता है। तो इसकी टाइम लिमिट क्या है? कहता जो रीअसेसमेंट यानी कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो 143 से लेके या 147 या 143 में या 147 में जो ऑलरेडी जो उसने असेसिंग ऑफिसर ने रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में कर चुका है और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेलेवेंट ईयर। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? कहता जो असेसमेंट थी 143 और 147 के अंदर उसने ऑलरेडी जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करी थी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो कोई भी अगर एक्शन नहीं लिया गया था देन नो एक्शन शैल बी टेकन आफ्टर द एक्सपायरी, यानी कि 4 ईयर्स के बाद नो एक्शन कैन बी टेकन। 4 सालों के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। द एक्सेप्शन वुड बी इन द केस वेयर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड फॉर द असेसमेंट फॉर द बाय द एनी रीजन ऑन द फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द असेसमेंट टू मेक रिटर्न अंडर 139 or in response to the issue of notice 142 or 148 fully or truly all the material in assessment। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कहता कि अगर 139 के अंडर उसने कोई रिटर्न करी है तो उसको नोटिस 142 या 148 के बीच में उसको नोटिस आया ताकि वो फुली और जो है ट्रूली अपनी डिस्क्लोज करे सारे मटेरियल फैक्ट्स। ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि प्रोडक्शन बिफोर द असेसिंग ऑफिसर ऑफ द अकाउंट्स और द बुक्स और अदर एविडेंस फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस कुड विद ड्यू डिलिजेंस have been discovered by the assessing officer will not be necessarily amount to disclose। तो कहता no need to disclose, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो माना जाएगा वो ड्यू डिलिजेंस यानी कि सच्ची ईमानदारी से ही उसने कैरी आउट करा।
द अबव टाइम लिमिट शैल ऑल्सो अप्लाई इन द केसेस वेयर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन रिलेशन टू द एसेट जो है located outside India has escaped the assessment for the assessment year. In effect, in such case, the assessing officer can intimate the assessment proceeding 147 even after the expiry of 4 years assessing, having duly furnished his income or fully or truly disclosing all the material facts necessary for his assessment for the assessment year. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है वो कहता है ये जो ऊपर दी हुई टाइम लिमिट है ये उस केस में अप्लाई नहीं होगी जहां पे जो इनकम जो टैक्सेबल थी कोई भी एसेट के रिलेटेड थी, यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट था एंटिटी का और वो आउटसाइड इंडिया थी, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एसेट जो कि लोकेटेड था आउटसाइड इंडिया था, तो इस केस में टाइम लिमिट जो है हट जाएगी और उसके लिए उसने असेसमेंट को एस्केप कर दिया। इस केस में असेसिंग ऑफिसर 4 सालों की नॉट टू बी कंसिडर टाइम लिमिट ऑफ 4 years। ठीक है जी। उसके बाद रीजन टू बिलीव, असेसिंग ऑफिसर मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास किसी कोई रीजन होना चाहिए कि वो बिलीव कर सके कि जो इनकम है वो एस्केप करी गई है और उसके लिए एस्केप असेसमेंट करनी पड़ेगी। द बिलीफ विच प्रॉम्प्ट एन इनकम टैक्स ऑफिसर टू अप्लाई 147, यानी कि उसके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए कि वो 147 लगा सके टू द एनी पर्टिकुलर केस मस्ट बी ऑफ दैट ऑनेस्ट और रीजनेबल पर्सन बेस्ड अपॉन द रीजनेबल ग्राउंड्स। तो रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। ठीक है जी, फॉर एस्केप असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद द असेसिंग ऑफिसर में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ऑन डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस बट नॉट अ मेयर सस्पिक्शन, गॉसिप और रूमर। द पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर आर वाइड। तो असेसिंग ऑफिसर की पावर जो है वो वाइड है बट नॉट प्लेनरी इन नेचर, मतलब धक्का करने वाली नहीं है बट वाइड है। केयर मस्ट बी टेकन टू नोट दैट द वर्ड यूज्ड इन द सेक्शन रीजन टू बिलीव और नॉट रीजन टू सस्पेक्ट। रीजन टू बिलीव है, शक के दायरे में नहीं कोई काम कर सकता। द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव डज नॉट हाउएवर मीन्स अ प्योरली सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर बट बिलीव दैट इन अ गुड फेथ, मतलब सस्पेक्शन के बेस पे नहीं, उसको लगता है कि ऐसा होगा। इट कैनॉट बी मेयर अ प्रिटेंस। ठीक है जी, आप इसको प्रिटेंड नहीं कर सकते। It is an open to the court or examine whether the reason to believe or the rational connection or relevant bearing to the formation of the belief are not extraneous or irrelevant to the purpose of this section. There is no requirement in any of the provision of the act under the section laying down as the condition intimating the proceeding that the reason which induced the assessing officer to issue the notice must also be communicated to the assessee। तो assessee को भी communicate होना चाहिए। The assessing officer need not to communicate the assessee the reasons which led him to the intimate proceeding। तो reasons को communicate करने की जरूरत नहीं है। No need to communicate reasons to assessee, but जो assessee को क्या communicate करना है, नोटिस जो है वो कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो रीअसेसमेंट ऑफ द मैटर्स अदर देन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिवीजन, तो क्या अपील और रिवीजन के अलावा भी कोई रीअसेसमेंट हो सकते हैं मैटर्स के? द असेसिंग ऑफिसर में असेस और रीअसेस एनी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एंड हैज एस्केप्ड असेसमेंट ऑर्डर देन द इनकम इन्वॉल्विंग मैटर्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, रेफरेंस और द रिवीजन। तो वो कहना चाह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर असेस भी कर सकता है, रीअसेस भी कर सकता है उस इनकम को जो चार्जेबल टू टैक्स है, हैज एस्केप असेसमेंट अदर देन इनकम इन्वॉल्विंग मैटर, अपील, रिवीजन, रेफरेंस। तो अपील, रिवीजन, रेफरेंस के अलावा भी कोई भी रीअसेसमेंट कर सकता है एस्केप असेसमेंट की। ठीक है जी। सर्कमस्टांसेस व्हेन इनकम इज डीम टू हैव एस्केप असेसमेंट, कहता है ये जो केसेस हैं और ये जो इनकम है मानी जाएगी कि एस्केप असेसमेंट है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं और कहाँ कहाँ पे एस्केप असेसमेंट मानी जाएगी। तो आओ जरा देखते हैं।
वो कहता है वेयर असेसीज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल ड्यूरिंग द एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच इज नॉट चार्जेबल टू द इनकम टैक्स, नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय द असेसी। तो सबसे पहला केस क्या है कि असेसी की टोटल इनकम जो इनकम है या किसी और अदर पर्सन की है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल, मतलब जिसके लिए वो असेसिबल था इस एक्ट के अंडर प्रीवियस ईयर में, मैक्सिमम अमाउंट को एक्सीड करती है जहां पे चार्जेबल टू टैक्स नहीं था, यानी कि टैक्सेबल स्लैब में आ जाती है। तो जहां पे इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं फाइल करी, तो जहां पे रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो वहां पे वो क्या कर सकता है, एस्केप असेसमेंट कर सकता है। तो एस्केप असेसमेंट जो है ये इन केसेस में कर सकता है। नंबर 1 हमने केस कर लिया। केस 2 में वेयर रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय द असेसी बट नो असेसमेंट हैज बीन मेड। कहता कि रिटर्न ऑफ इनकम तो क्या हुआ, असेसी ने फर्निश कर दी बट कोई असेसमेंट ही नहीं करी। इट इज नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर दैट असेसी हैज अंडरस्टैंड द इनकम एंड ही हैज क्लेम्ड एक्सेस लॉसेस डिडक्शन अलाउंस और रिलीफ इन द रिटर्न। कहता कि जो आपने क्लेम करा, क्लेम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, लॉसेस एक्सेस में क्लेम कर लिए, आपने डिडक्शन जो क्लेम करी वो गलत कर ली, आपने कोई भी अलाउंसेस जो है वो गलत कर लिए, और आपने जो रिलीफ जो है वो रिटर्न में गलत कर लिए, तो आपका एस्केप असेसमेंट जो है वो करा सकता है असेसिंग ऑफिसर। ठीक है जी। वेयर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। 92E का मतलब है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में उसको फर्निश करने की जरूरत नहीं, तो असेसी ने कुछ भी फर्निश नहीं करा। असेसमेंट हैज बीन मेड, असेसमेंट होगी, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन अंडर असेस्ड, मतलब इनकम जो है वो कम दिखाई है। सच इनकम हैज बीन असेस्ड एट अ टू लोअर रेट, यानी कि जो रेट ऑफ अर्निंग है वो भी कम दिखाई है, रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ इनकम। सच इनकम हैज बीन मेड इन सब्जेक्ट टू द एक्सेसिव रिलीफ अंडर दिस एक्ट, तो रिलीफ जो है वो एक्सेस में ले लिया आपने। एक्सेसिव लॉस और एक्सेसिव डेप्रिसिएशन अंडर दिस एक्ट हैज बीन कंप्यूटेड, तो एक्सेस लॉस या फिर डेप्रिसिएशन लिए, तो यहां पे भी एस्केप असेसमेंट कर सकता है। उसके बाद 5th जो पार्ट आता है, वेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द असेसी, रिटर्न ही नहीं करी उसने इनकम की। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 133C2, असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में आता है कि इनकम जो थी वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है बट उसने रिटर्न फर्निश नहीं की। वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश बाय द असेसी, अगर उसने रिटर्न फर्निश कर दी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो असेसिंग ऑफिसर को मिलती है और असेसी ने अंडरस्टेट करी अपनी इनकम और एक्सेस लॉस डिडक्शन जो अलाउंसेस जो है वो आपने मांग लिए। इन एडिशन इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप असेसमेंट वेयर द पर्सन इज फाउंड टू हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी एसेट आपने आउटसाइड इंडिया रखी हुई है और उसको आपने बताया ही नहीं, तब भी आपका एस्केप असेसमेंट हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद इश्यू ऑफ नोटिस वेयर द इनकम हैज असेस्ड, यानी कि अगर अब आप एस्केप असेसमेंट ढूंढ चुके हो तो आपको नोटिस भी देना जरूरी है। बिफोर मेकिंग द असेसमेंट रीअसेसमेंट और कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 147, तो असेसिंग ऑफिसर एक सर्व करेगा असेसी के ऊपर नोटिस कि वो फर्निश करे डिटेल्स उस पर्टिकुलर पीरियड की और उस नोटिस में जो मेंशन होगा। रिटर्न जो है इनकम की, कोई भी इनकम जो है अदर पर्सन जिसके साथ वो असेसेबल है प्रीवियस ईयर में कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन द प्रिस्क्राइब, यानी कि कोई भी असेसमेंट ईयर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में और प्रिस्क्राइब मैनर में, और जो भी उसने कोई भी प्रोविजन जो है वो सेट फोर्थ करनी है, जो प्रोविजन ऑफ एक्ट उस अकॉर्डिंगली लग जाएंगी जहां पे सेक्शन 139 में फर्निश करे थे, यानी कि रिटर्न फाइलिंग की जो इनकम थी। तो असेसिंग ऑफिसर को क्या करेगा, बिफोर नोटिस जो है उसके रीजन फॉर रिकॉर्ड देगा, रीजन फॉर रिकॉर्ड देगा। टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट ऑफ द नोटिस ऑफ 148 मस्ट बी इशूड विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। वो कहता है कि अगर यहाँ पे इनकम जो है किसी एसेट के रिलेटेड है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एनी एंटिटी जो इंडिया के बाहर थी, इंडिया के बाहर यानी कि आउटसाइड इंडिया, तो नोटिस 16 ईयर्स के बीच बीच में मिल सकता है, तो 16 साल लंबा लटके रहोगे। अगर आपकी इनकम एस्केप करेगी और जो इनकम जो है आपने 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा करी है, तो 6 ईयर्स के लिए 6 ईयर्स के विद इन इश्यू हो सकता है नोटिस।
148 के अंडर किसी और केस में होगा तो 4 साल के लिए, ठीक है जी। उसके बाद एज पर सेक्शन 149(3) इफ अ पर्सन ऑन हुम 148 इज सर्व्ड इज अ पर्सन ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 163, तो वो माना जाएगा एजेंट है नॉन रेजिडेंट का अंडर सेक्शन 163, और द असेसमेंट और रीअसेसमेंट जो होगी इन परचुएंस टू द नोटिस टू बी मेड ऑन हिम एज एन एजेंट ऑफ, तो उसका एजेंट मान के उसके ऊपर आप प्रोसीडिंग करेंगे, रीअसेसमेंट उसकी भी इनकम की करेंगे। तो यहां पे हमारे पास टाइम लिमिट कितना है, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है जी।